चलिए चर्चा चौराहा में सबसे पहले इस वक्त की शानदार खबर आपको बता दें। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय एथलीट कपिल परमार ने जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। कपिल ने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ब्राजील के खिलाड़ी को सिर्फ 33 सेकंड में हराते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही पैरालंपिक इतिहास में जूडो में मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए। भारत का 25वां मेडल है और इसके साथ ही भारत ने पेरिस गेम्स के अपने मेडल लक्ष्य को हासिल कर लिया है। कपिल ने ब्राजील के एथलीट एलियटन को 10-0 से हराते हुए ये सफलता हासिल की है। इन पैरालंपिक में भारत का ये 11वां ब्रॉन्ज मेडल है। तो आपको हम बता दें कि भारत अब तक 25 मेडल अपने नाम कर चुका है, जो कि ये शानदार खबर है। इससे पहले के मुकाबलों में आपको बता दें मात्र 11 मेडल हमें मिले थे, लेकिन इस बार हमने 25 मेडल अपने नाम कर लिया है, पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। और आइए अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा जडेजा के बीजेपी में शामिल होने की भी है। देखिए, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बाढ़ के बीच एनडीआरएफ और दूसरी बचाव एजेंसियों के जाबाज मदद करते नजर आए। रेस्क्यू टीमें बाढ़ प्रभावितों के लिए देवदूत साबित हो रही हैं। ये जाबाज इस संकट में बुजुर्गों की मदद करते दिखाई दिए। उन्हें नाव और ट्रैक्टर ट्रॉली से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। टीम इंडिया के क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा बीजेपी में शामिल हो गए। वो पार्टी के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के जरिए सदस्य बने। उनकी पत्नी रिवाबा पहले से ही गुजरात में बीजेपी की विधायक हैं। ऐसे में रिवाबा ने भी पार्टी की दोबारा सदस्यता ली। लिहाजा रिवाबा के साथ साथ रविंद्र जाडेजा का भी सदस्यता कार्ड सामने आया। यूपी के गाजियाबाद में 2 युवकों को एक कार पर स्टंट करना महंगा पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने कार का 21,000 रुपए का चालान काटा। साथ ही आरोपियों को पकड़ लिया गया। इस कार पर मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ था। आरोप है कि सरकारी कार को चलाने वाले ड्राइवर का बेटा और उसका नाबालिग दोस्त कार स्टंट में शामिल थे। दोनों जो लड़के थे उनको विजयनगर पुलिस द्वारा तत्काल हिरासत में लिया गया। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अन्य चीजें इसमें पड़ताल की जा रही है और कड़ी से कड़ी आवश्यक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ लिया। दरअसल ये तेंदुआ रिहायशी इलाके में घुस आया था। ऐसे में वन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने उसे बेहोश कर पकड़ा। पकड़ में आने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे ही वन विभाग, पुलिस प्रशासन और महसूल प्रशासन, इनको सबको जैसे ही पता चला, वैसे ही पूरे प्रशासन अलर्ट होके उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुली तय किया। महाराष्ट्र के अकोला में लालबाग के राजा की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। वो इस शोभा यात्रा में थिरकते नजर आए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की यह खबर हनी ट्रैप गिरोह के भंडाफोड़ से जुड़ी हुई है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ का है। दिल्ली की रहने वाली 2 युवतियां पहचान बदलकर पहले फोन पर दोस्ती कर युवाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी और बाद में उन्हें होटल में ले जाकर संबंध बनाती थी। फिर उन पर रेप की धमकी देकर मोटी रकम की मांग करती थी। लेकिन उनकी ये चाल तब उल्टी पड़ गई जब मेरठ के ही एक युवक से इन्होंने 10 लाख रुपए की मांग की और उसके मना करने पर रेप का केस दर्ज कराने के लिए थाने पहुंच गई। लेकिन पुलिस की पूछताछ में इनके काले कारनामे का सच सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए हनी ट्रैप गैंग के 2 महिलाओं समेत 7 शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में जरूरी है कि हनी ट्रैप में फंसने से पहले खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस ने परतापुर थाने में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ किया। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग के जिन सदस्यों को गिरफ्तार किया उनमें पूर्वी दिल्ली के मौजपुर की रहने वाली सिमरन उर्फ रोहिना, दिल्ली के मधु विहार की रहने वाली शालू उर्फ सुमैया, दिल्ली के राजीव नगर में रहने वाले आसिफ और मेरठ के कसेरू खेड़ा अनिकेत
इसके अलावा गाजियाबाद के भोजपुर के रहने वाले दीपक और दिल्ली में हर्ष विहार के रहने वाले फिरोज और साथ ही गाजियाबाद में साहिबाबाद के रहने वाले फहीम नाम के इन लोगों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात ये कि गिरफ्तार की गई इन दोनों महिलाएं मुस्लिम हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू नाम से अपने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं। अपने इसी फर्जी नाम से ये युवकों को अपने जाल में फंसाती थी और फिर उनसे संबंध बनाती थी। इसके बाद इनका असली खेल शुरू होता था और ये अपने गिरोह के साथियों के साथ मिलकर पीड़ित युवकों को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठती थी। ऐसे ही इस गिरोह ने मेरठ के परतापुर के रहने वाले एक युवक को फंसाकर 10 लाख रुपए ऐंठने की कोशिश की। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो पुलिस से रेप की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस की पूछताछ में ये लोग खुद ही अपने बुने जाल में फंस गए। पुलिस ने इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार, एक मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन और एक फर्जी आधार कार्ड बरामद किया है। थाना परतापुर पुलिस को एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें शालू शर्मा नाम की महिला द्वारा एक व्यक्ति के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तुरंत इसमें छानबीन शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ के दौरान मामला थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसमें बैंकर से पूछताछ की गई तो शालू शर्मा नाम की जो महिला है, इसका एक्चुअल नाम सुमैया है। इसके पास एक फर्जी आधार कार्ड शालू शर्मा के नाम से मिला है। इसके साथ जो इसकी भाभी बनकर आई थी सिमरन, उसका एक्चुअल नाम रुबीना है। ये भी दिल्ली की रहने वाली है, तो ये यमुनानगर की रहने वाली है। पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि ये लोग जो भी पीड़ित होता था उसके साथ ये लोग संबंध बनाते थे, आपसी सहमति थे, उसके बाद इसको ब्लैकमेल करते थे। पुलिस के मुताबिक अपने आप को शालू शर्मा बताने वाली इस महिला का असली नाम सुमैया है। ये युवकों को शालू शर्मा बताकर अपने मोहजाल में फंसाती थी, फिर उनसे पैसे ऐंठती थी। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक थाना परतापुर पुलिस को एक तहरीर मिली, जिसमें शालू शर्मा नाम की महिला ने एक युवक पर रेप का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जब इसकी छानबीन की गई तो शुरुआती पूछताछ में जो बात सामने आई वो शक पैदा करने वाली थी। इसके बाद जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि शालू शर्मा का असली नाम सुमैया है और इसके पास शालू शर्मा के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी मिला। और शालू उर्फ सुमैया के साथ थाने पहुंची एक और महिला थी, जिसने अपना नाम सिमरन बताया था और खुद को शालू की भाभी बता रही थी। पुलिस ने जब उससे भी पूछताछ की तो उसने भी अपना असली नाम रुहीना बताया और ये भी दिल्ली की रहने वाली है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि पहले ये युवकों की सहमति से संबंध बनाती थी, उसके बाद ये उन्हें ब्लैकमेल करती थी। ताजा मामले में भी यही हुआ। पहले शालू ने मेरठ के एक युवक के साथ संबंध बनाया और फिर धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने लगी। जब उसने रकम देने से मना किया तो हनी ट्रैप गैंग के 5 लोग मिलकर उसे ब्लैकमेल करने लगे। पुलिस की जांच में पता चला कि ये गैंग पहले भी ऐसी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है और फिरोज को इस गैंग का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन और व्हाट्सएप की जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने थाने में हंगामा करने और दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज करने के लिए अनिकेत और दीपक को थाने बुलाया था। इन लोगों ने अपने कुछ साथियों को भी थाने पहुंचने का मैसेज दिया था। ऐसे में इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज भी जो पीड़ित था उसको उन्होंने कल रात में ही देखे और उसके साथ संबंध बनाया। उसके बाद 5 लोग मिलकर इसको ब्लैकमेल कर रहे थे। उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। डिमांड न पूरी होने पर आज ये लोग थाने पर दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म की तहरीर लेकर आए थे। इनकी जो फोन की जांच की गई है और तहकीकात की गई इसमें, तो इसमें पहले से भी ये लोग ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं और 2 और लोगों को फंसाने के लिए ये लोग षड्यंत्र रच रहे थे। इसमें जो फिरोज नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो इनका मेन मास्टरमाइंड है और इनसे और भी गहनता से पूछताछ की जा रही है कहाँ नहीं ऐसी घटनाएं की। लेकिन सवाल है कि हनी ट्रैप से आखिर कैसे बचें, क्योंकि इसका पता लगाना तो आसान नहीं है। फिलहाल कुछ सावधानी बरतने से हनी ट्रैप से बचा जा सकता है। अनजान व्हाट्सएप वीडियो कॉल न उठाएं, सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा लॉक रखें, अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म न करें, डेटिंग एप्स और वेबसाइट से न जुड़ें और लुभावनी स्पैम मेल पर कभी क्लिक न करें। लगातार लोग ऐसे मामलों में फंसकर ब्लैकमेल होने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में अनजान लोगों से बातें न करें। कोई कॉल करके दोस्ती करने को कहे तो उसको ब्लॉक कर दें। ऐसे गैंग महिलाओं से लोगों को वीडियो कॉल कराते हैं और कुछ लोग तो महिलाओं के झांसे में आकर
दोस्त भी बन जाते हैं। महिलाएं उनके न्यूड वीडियो बना लेती हैं और इसके बाद वो धमकी देती हैं कि अगर उनको पैसे नहीं मिले तो वो उस वीडियो को उनके सभी दोस्तों को भेज देंगी। वहीं कुछ महिलाएं फोन करके अपनी मीठी बातों में फंसाकर होटल में बुला लेती हैं, वहां संबंध बनाकर वीडियो बना लेती हैं, फिर वीडियो के जरिए रेप की रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देकर रुपए ऐंठ लेती हैं। यानी इस तरह आने वाली महिलाओं की कॉल के चक्कर में कतई ना आएं और किसी अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल को न उठाएं। ऐसे में जरूरी है कि हनी ट्रैप में फंसने से पहले खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश, कई इलाकों में ट्रैफिक जैम। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर से भारत लौट आए। वो पहले 2 दिन ब्रुनेई और फिर 2 दिन सिंगापुर में रहे। पीएम मोदी सिंगापुर की संसद भी गए। इस मौके पर वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने उनका स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे में भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते हुए। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दौरान सीबीआई और केजरीवाल के वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि उन्होंने 2 याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका गिरफ्तारी को चुनौती देने की है, जबकि दूसरी याचिका जमानत के लिए है। सिंघवी के अनुसार केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सांगली समेत कुछ जगहों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर राहुल ने जाति जनगणना की फिर वकालत की। वहीं शिवाजी की मूर्ति गिरने का मामला भी उठाया। लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मदद करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल ये वीडियो महाराष्ट्र के सांगली में हुई रैली का है। इस दौरान राहुल गांधी ने मंच पर देखा कि बगल में बैठे खड़गे के कपड़े पर कुछ गिर गया है, तो राहुल ने पहले अपने रुमाल से उसे साफ किया, फिर खड़गे को पानी भी दिया ताकि कपड़ा साफ किया जा सके। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे और उनकी पार्टी की सदस्यता रिन्यू करवाई। इस दौरान वहां लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी भी मौजूद रहीं। बीजेपी ने ये तय किया है कि वो पार्टी के बुजुर्ग हो चुके नेताओं के घर जाकर उनकी सदस्यता रिन्यू करेगी। शिक्षक दिवस के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शिक्षकों का सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने एक घायल शिक्षक को मंच से उतरकर भी सम्मानित किया। इस मौके पर वहां बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 54 शिक्षक सम्मानित किए गए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों की आलोचना की, साथ ही उन्हें चुप रहने की सलाह दी। यूनुस के मुताबिक भारत से शेख हसीना का राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्र भाव है। यूनुस ने कहा कि दोनों देशों को असुविधा से बचाने के लिए शेख हसीना को चुप रहना चाहिए। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नेताओं के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऊर्जा और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और विधायक लक्ष्मण दास नापा समेत कई नेताओं ने टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान भी किया। सूत्रों की माने तो बीजेपी वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। वहीं कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है, जबकि जेजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का मानना है कि इस बार भी उनकी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आने पर बवाल थम नहीं रहा। कई पदाधिकारियों ने इस्तीफे दे दिए, तो वहीं कई बागी नेताओं ने खुद को अलग कर लिया। पूर्व मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने नायब सैनी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है।
क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला का टिकट काट दिया गया है। हालांकि उन्होंने रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फैसला लड़ लिया जी, इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। जनता का फैसला था, इनका फैसला मान दिया। मेरे ही हल्के की सब मालिक ये है। ये वर्कर्स का फैसला या आपका फैसला? वर्कर का फैसला। तो आप भाजपा के नेताओं से आपकी बातचीत चल रही थी सुबह से? क्या ऑफर्स नहीं दी गई? नहीं, मैं रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद फिर फैसला मेरा हो गया कि ये लड़ूंगा। वहीं बीजेपी से नाता तोड़ चुके जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने उचाना विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले दुष्यंत चौटाला ने विधि विधान से पूजा अर्चना और हवन किया। जब वो नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तो भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। जब दुष्यंत चौटाला से पूछा गया कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने कहा कि त्रिशंकु सरकार होगी और इस बार भी किंग मेकर जेजेपी ही रहेगी। जैसे पहले हमारे लोग छोड़ करके गए थे, आज दूसरे राजनीतिक दलों में भी उसी तरह की भगदड़ आप देख रहे हैं। जैसे ही कांग्रेस की टिकट आएगी वहाँ भी यही सिलसिला शुरू होगा। ये तो चुनाव के दौरान चलता रहता है। दावा तो हर राजनीतिक दल रोजाना जो चुनाव लड़ते हैं वो सरकार बना करके सोते हैं, सभी दल ये दावा करते हैं। पर मैंने जैसे बताया कि प्रजातंत्र में ये अधिकार प्रदेश की जनता को है, वोटर्स को है। हम तो कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं जो घोषणा कर दें कि ऐसा होगा और वैसा ही हो जाए। हरियाणा में अंतर्कलह से जूझ रही बीजेपी के लिए सत्ता तक पहुंच पाना आसान नहीं है। फिर भी उसे भरोसा है कि तीसरी बार भी उसी की सरकार बनेगी। वहीं लोकसभा के नतीजों से कांग्रेस का जोश हाई है और वो कह रही है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। छोटे से कार्यकर्ता की भी राय ली गई है कि कैंडिडेट कौन हो। रायशुमारी की गई, विधानसभा के कार्यकर्ताओं से पूछा गया कि कौन कैंडिडेट होना चाहिए। आज मैं समझता हूं कि उसी के कारण जो 67 उम्मीदवार आए हैं, इन्हीं 67 में से तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में इनको विश्वास होता तो चीफ मिनिस्टर पद से उन्हें हटाते ही नहीं। फिर नया चेहरा लाया, ओबीसी लाया। पंजाबी चेहरा नहीं कामयाब हो पाया तो ओबीसी। तो सबसे पहले तो हार तो वही लोग गए हैं कि चीफ मिनिस्टर ऐन वक्त पर बदला। और दूसरी बात है कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर डेट को आगे खिसकाया, तो मानसिक रूप से हार हो चुके हैं। बात कांग्रेस की कर रहे हैं। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, नहीं कि जहां वो मजबूत हो वहां अपने एलाइज को बिल्कुल दरकिनार कर दे, उनसे बात ही न करे। यह कार्य बीजेपी करती है। हरियाणा में अब सबकी निगाह कांग्रेस की लिस्ट पर टिकी हुई है और इस पर भी कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को टिकट मिल पाता है कि नहीं। बीजेपी का आरोप है कि पहलवानों का दिल्ली में धरना राजनीतिक साजिश थी, तो वहीं कांग्रेस इसे बेबुनियाद बता रही है और कह रही है कि चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। एक राजनीतिक चक्र में मैं समझता हूँ हमारे वो साथी खिलाड़ी हैं उसमें फंसे थे, उस समय फंसे थे। आज उसका पटाक्षेप हो रहा है कि वही लोग आज मिलकर के कांग्रेस के नेताओं के साथ टिकट की गुहार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो सारा विषय था वो राजनीति से ओतप्रोत था। उस समय तो एकदम इसको शायद इतनी साफ गोई से कोई नहीं कह सकता था, लेकिन आज तो साफ गोई हो गई। देखिए, सवाल फायदे नुकसान का नहीं है। ये फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को उनसे मजबूती मिलती है तो निश्चित तौर से उनको ज्वाइन कराएंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अभी तक गठबंधन की डील फाइनल नहीं हो पाई है। हालांकि उम्मीद है कि हरियाणा में दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चेहरे हैं, जबकि 9 विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जिसमें 3 मंत्री भी शामिल हैं। वहीं बीजेपी ने दल बदलुओं का भी ख्याल रखा है। जेजेपी के 3 पूर्व बागी विधायकों को टिकट दिया है। अपनों की नाराजगी को लेकर बीजेपी अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रही है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि अभी 1-2 दिन और इंतजार कर नाराज नेताओं का रुख देखा जाएगा। जो नेता नहीं मानेंगे या जिनकी नाराजगी 1-2 दिन बाद भी बरकरार रहेगी, उनको बनाने के लिए बीजेपी और संघ के स्थानीय नेताओं को लगाया जाएगा। बीजेपी सूत्र सभी नेताओं की नाराजगी दूर कर लिए जाने और पार्टी के एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने के दावे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स में तेजी रही, लेकिन कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 151 अंकों की गिरावट हुई, जिसके बाद सेंसेक्स 82,201 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 54 अंकों की नरमी देखी गई और ये गिरकर 25,145 पर पहुंच गया। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। सोना 500 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 74,100 रुपए हो गई। चांदी भी 1,000 रुपए चढ़ गई और अब 1 किलो चांदी की कीमत 84,600 रुपए पर पहुंच गई। फॉर्चून इंडिया ने हाल ही में सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में सबसे ज्यादा एडवांस टैक्स बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए का भरा है, जबकि साउथ सुपरस्टार विजय 80 करोड़ रुपए के टैक्स के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। फिल्मी जगत के अलावा भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने इस साल 66 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स चुकाया है। मुंबई में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने सेबी के टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ काम को लेकर दबाव बनाने का आरोप लगाया और सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के इस्तीफे की मांग की। रिलायंस बोर्ड की बैठक में शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले एक बोनस शेयर देने को मंजूरी मिल गई है। खबर है कि कंपनी जल्द ही बोनस शेयर मिलने वाले शेयर होल्डर्स की लिस्ट जारी करेगी। इससे पहले कंपनी ने 1980, 1983, 1997, 2009 और 2017 में भी बोनस शेयर जारी किए थे। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट धर्मवीर नैन की, जिन्होंने क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है। रीढ़ की हड्डी टूटने के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि हिम्मत और हौसले के दम पर आगे बढ़ते रहे और उन्होंने अपने गुरु अमित सरोहा के गोल्ड के सपने को साकार कर दिया। देखिए धर्मवीर की सफलता की ये कहानी। अब की बार वो घर से गए तो यही कह गए थे कि बेटे के लिए गोल्ड लेके आना है, और जो बोल के गए वो नहीं करके भी दिखाया है। ये वादा धर्मवीर नैन ने अपने मासूम बच्चे से किया था, जब लौटूंगा तो गोल्ड मेडल लेकर ही आऊंगा। धर्मवीर ने अपने बच्चे से किया वादा पूरा भी किया और पेरिस पैरालंपिक में देश के नाम गोल्ड मेडल भी जीता। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले धर्मवीर नैन ने पेरिस पैरालंपिक में क्लब थ्रो में इतिहास रच दिया। उन्होंने क्लब थ्रो F51 के फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दिया। धर्मवीर ने अपने चौथे प्रयास में 34.92 मीटर थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 7 समंदर पार पेरिस में हुई धर्मवीर की जीत का जश्न उनके पैतृक गांव भदाना में मनाया जा रहा है। यहाँ परिवार के लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। धर्मवीर की इस गोल्डन उपलब्धि पर आज पूरे गांव को फक्र महसूस हो रहा है। खुशी तो बहुत है। खेलने जहाँ था यही कोशिश करके जहाँ भाई जीतेंगे, मेहनत बना के है जी, मेहनत बहुत कर रहा था दिन रात। धर्मवीर को बचपन से ही खेल से लगाव था। घर का इकलौता वारिस होने के चलते परिवार ने उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दिया। लेकिन साल 2012 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने धर्मवीर का जीवन और करियर दोनों बदल कर रख दिया। दरअसल नहर में नहाने के दौरान धर्मवीर को चोट लग गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया। लंबे इंतजार के बाद धर्मवीर ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महीनों तक प्रशिक्षण लिया। चोट 2012 में लगी थी उनको। 2 जून को नहर में स्विमिंग करते टाइम
जैसे डाई लगाई उन्होंने तो पानी कम था तो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। भले ही हालात मुश्किल भरे थे, लेकिन धर्मवीर ने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि डटकर उनका सामना किया और अपनी खेल भावना को लेकर एक बार फिर ग्राउंड तक पहुंचे, जहां उन्हें साथ मिला उनके गुरु अमित सरोहा का, जिन्होंने धर्मवीर को ट्रेनिंग देनी शुरू की। साल 2018 में एशियन गेम्स में अमित ने स्वर्ण पदक और धर्मवीर ने रजत पदक जीता था, जिसके बाद से धर्मवीर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। ये मेडल उन्हीं के ही नाम है, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ के इनकी ट्रेनिंग कराई है। वो मतलब खुद नहीं कर पाते थे, लेकिन इनके डेली आते थे इनके उस पे ग्राउंड पे और डेली मेहनत कराते थे। अब परिवार को इंतजार है तो सिर्फ अपने लाल धर्मवीर के वतन वापसी का। पूरा गांव बेसब्री से पलके बिछाए धर्मवीर के वापस गांव आने का इंतजार कर रहा है, जहां उनके स्वागत की खास तैयारी भी चल रही है। धर्मवीर का 7 तारीख को आ रहे हैं, 8 बजे पहुंच रहे हैं एयरपोर्ट पे, तो मोस्ट वेलकम। खाने में मीठा पसंद है उनको। मीठा में पेड़े। मेहनत और संघर्ष की बुनियाद पर खड़ी धर्मवीर की सफलता की कहानी हजारों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो मुश्किल परिस्थितियों से लड़कर मंजिल पाने का हुनर रखते हैं। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी रेलवे कर्मचारियों की, जिनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने अपने सभी मौजूदा कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को राहत देने के लिए एक नया कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल नीति में एक नया और बड़ा बदलाव किया है। रेलवे अपने सभी कर्मचारियों, उनके आश्रितों और पेंशनर्स को यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन यानी कि यूएमआईडी कार्ड जारी करेगा। इस कार्ड से सभी कर्मचारी रेलवे के पैनल में शामिल अस्पतालों और देश के सभी अखिल एम्स में मुफ्त इलाज करा सकेंगे। अच्छी बात यह है कि भारतीय रेलवे ये कार्ड 100 रुपए में अपने कर्मचारियों के लिए मुहैया कराएगा। रेलवे की इस नई व्यवस्था से लगभग 12,05,000 कर्मचारियों, 15 लाख से अधिक पेंशनर्स और करीब 10 लाख आश्रितों को लाभ होगा। रेलवे के मुताबिक आपातकालीन या फिर सामान्य उपचार के लिए भी इस कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी रेलवे कर्मचारी के पास यूएमआईडी कार्ड नहीं है तो उनका यूएमआईडी नंबर भी उपचार के लिए मान्य होगा। रेलवे ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में कुछ अस्पतालों के लिए रेफरल जारी किया जाएगा, जो 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। यूएमआईडी कार्ड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम HMIS के माध्यम से डिजी लॉकर में रखा जा सकेगा। इसके साथ ही ये कार्ड रेलवे कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रोफाइल पर भी मौजूद रहेगा। जाहिर है ये भारतीय रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी पहल है, जिसका फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी उदय गुप्ता ने मुगलसराय में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। रेलवे ने फैसला किया है कि आप लोगों का जो उम्मीद कार्ड बनेगा वो 100 रुपए में बनेगा और एम्स और PGI जैसे हॉस्पिटल्स में आपके आश्रितों का इलाज होगा। तो कैसे देखते हैं इसको? बहुत सराहनीय कदम है। अगर उस कार्ड के आधार पे एम्स और PGI में हमको मेडिकल की सुविधा मिलती है तो बहुत ही सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कार्य है रेल कर्मचारियों के लिए। इसके लिए हम रेल मंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं। सराहनीय है रेल कर्मचारियों के लिए, लेकिन सबसे बड़ी असुविधा हम लोग को पहले जो उम्मीद कार्ड बना हुआ था उसमें रेफर की सुविधा थी। अगर रेफर की सुविधा ना हो, डायरेक्ट हमको किसी भी जो भी रेल से जो भी हॉस्पिटल रेल के अंतर्गत आ रहे हैं वहां जाके हम उम्मीद कार्ड दिखाकर इलाज करा सके। अगर ये हो जाए तो हम लोग के लिए और ज्यादा सुविधाजनक होगा। सराहनीय है, पर यहाँ पर हम लोग पहले रेलवे हॉस्पिटल में जाते थे, रेफर के लिए यहाँ जाओ वहाँ जाओ करना पड़ता था। इससे हुआ कि हम सीधे जाके इलाज करा लेंगे तो अच्छा है। ये फैसला बहुत ही अच्छा है। इसमें उम्मीद कार्ड के तौर पर हम और भी जगह इलाज कराने गए थे, रेफर कराने में, जिसमें कि उनको काफ़ी समय लग गया था। अगर ऐसा हो जाता तो हम जैसा कि रेलवे ने आप बता रहे हैं जिस तरह से हुआ है, तो उसमें हमको बहुत कम समय में और बहुत अच्छी सुविधा मिलती।
ये हमारे माननीय रेल मंत्री को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है उनका कि वो हमारे रेल कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा सोच मतलब रखते हैं और अच्छा से अच्छा कदम बढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जो कि अब आसान हो जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए अगर हम कहीं भी किसी भी अन्यत्र शहर में गए हुए हैं और हमें इलाज की आवश्यकता होती थी तो हमें मंडल रेल हॉस्पिटल में रेफर कराना पड़ता था। अब इसमें क्या होगा कि हम डायरेक्ट जाके ट्रीटमेंट अगर करा पाते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा होगा और हर कर्मचारी के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। सीनियर सिटीजन को थोड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि वो एक उम्र के बाद इतना भागदौड़ नहीं कर पाते थे। अगर ये डायरेक्ट सुविधा हो जाती है तो ये उनके लिए भी और भी ज्यादा आसान होगा। कहीं भी रह के कहीं भी वो ट्रीटमेंट करा सकेंगे और इससे अच्छी सुविधा तो फिर कहीं नहीं मिलेगी। तो एक रेल का बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम होगा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।